चलिए डिस्कस करते हैं 10 ऐसे क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी और करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 का इनॉग्रेशन या उद्घाटन किसने किया? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, श्री नरेंद्र मोदी, श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री देवेश चतुर्वेदी या श्री एम एल जाट। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, श्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि हमारे देश के वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 का इनॉग्रेशन आईसीएआर अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईएआरआई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूसा नई कैंपस नई दिल्ली में किया। ये फ्रेंड्स जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आप इनको नोट डाउन करते जाइएगा। हो सकता है किसी और तरीके से ये पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकें। इस मेगा इवेंट एग्रीकल्चर इवेंट का थीम विकसित कृषि और आत्मनिर्भर भारत के विजन पर केंद्रित था, जिसका फोकस फार्मर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और पॉलिसी रिफॉर्म के जरिए सशक्त बनाना था। इस मौके पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने महत्वपूर्ण घोषणा भी की कि अगर फार्मर्स के पेमेंट डिले होते हैं तो उन पर 12% एनुअल इंटरेस्ट दिया जाएगा। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि अगर स्टेट्स किसी सेंट्रल स्कीम का पैसा डिले करते हैं तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधा पैसा किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एमएसपी प्रोक्योरमेंट सिस्टम को और एफिशिएंट बनाने के लिए उन्होंने प्रोक्योरमेंट विंडो को 1 महीने तक सीमित करने का प्रपोजल भी दिया है। फर्टिलाइजर सेक्टर में रिफॉर्म पर जोर देते हुए बताया गया कि लगभग 2 लाख करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी को डीबीटी के थ्रू देने पर विचार चल रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत फार्मर्स को इफेक्टिव 4% इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल रहे हैं। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र को डिस्ट्रिक्ट लेवल रिफॉर्म हब्स के रूप में मजबूत करने का भी प्रयास चल रहा है। आज के समय 18 से ज्यादा सेंट्रल स्कीम्स एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन और फार्मर इनकम्स के एनहेंसमेंट को सपोर्ट कर रही हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आईसीएआर की बात की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अच्छा, ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1929 में। कृषि विज्ञान केंद्र की हमने यहाँ पे ये बात की फ्रेंड्स, तो कृषि विज्ञान केंद्र स्टार्ट हुए थे 1974 में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गणेशेट स्पीकर पदक किसे प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, श्री नरेंद्र मोदी, श्री एस जयशंकर, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या श्री अमित शाह। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, श्री नरेंद्र मोदी। ये वो मेडल है, नेसेट मेडल। श्री नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, को फरवरी 2026 में जेरूसलम में स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन्हें आमिर ओहाना, जो इसराइल के कनेसेट के स्पीकर हैं, के द्वारा प्रदान किया गया है। इस सम्मान के साथ पीएम मोदी पहले ग्लोबल लीडर बन गए हैं जिन्होंने यह ऑनर रिसीव किया है। यह बात आप याद कर लीजिए फ्रेंड, क्योंकि ये पहले ग्लोबल लीडर हैं, इसलिए यह पूछा जा सकता है। कोई भी चीज पहली होती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। यह मेडल इंडिया इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए दिया गया है, जिसे फॉर्मली 2017 में स्ट्रेटेजी लेवल पर एलिवेट किया गया था। भारत और इजराइल के बीच फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन 1992 में स्थापित हुए थे। आज दोनों देश डिफेंस, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी और हाई टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में गहरा सहयोग कर रहे हैं। इस विजिट का डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पीएम मोदी को पहले पैलेस्टाइन ने ग्रांड ओकुलर अवार्ड भी दिया है और भारत वेस्ट एशिया में 2 स्टेट सोल्यूशन को समर्थन करता है। यह पीएम मोदी के पिछले 9 सालों में दूसरा इजराइल विजिट था, जो भारत इजराइल के बीच बढ़ती टेक्नोलॉजिकल और सिक्योरिटी कॉपरेशन को रिफ्लेक्ट करता है। फ्रेंड्स, जो नेसेट वहाँ की इजराइल की पार्लियामेंट होती है, जैसे हमारे देश से पार्लियामेंट है, वहाँ की नेसेट है। वहाँ पे 120 मेंबर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान कौन प्रारंभ करेगा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, श्री नरेंद्र मोदी, श्री मनसुख मांडविया, श्री जेपी नड्डा या डब्ल्यूएचओ। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में एचपीवी ह्यूमन पापिलोमावायरस वायरस वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका टारगेट है कि 14 साल की लड़कियों
जिसका टारगेट है 14 साल की लड़कियां। यह वैक्सीनेशन गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज में बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी। इस कैंपेन में क्वाड्रिवेलेंट गार्डासिल वैक्सीन का यूज होगा, जो एचपीवी टाइप्स 16, 18, 6 और 11 के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। मेडिकल डाटा के अनुसार एचपीवी 16 और एचपीवी 18 मिलकर 18% से ज्यादा सर्वाइकल कैंसर केसेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। भारत में हर साल लगभग 80,000 नए सर्वाइकल कैंसर केसेस सामने आते हैं, जिसमें से 42,000 की महिलाओं की मौत भी हो जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक सिंगल डोज वैक्सीनेशन शेड्यूल रिकमेंड किया है, जिसे भारत फॉलो करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित है, कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, कोहिमा, गुवाहाटी, शिलोंग या दीमापुर। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, दीमापुर। नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 का आयोजन दीमापुर में नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चर सेंटर NEZCC कॉम्प्लेक्स पर किया गया है। यह फेस्टिवल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कंडक्ट हुआ है और साउथ सेंट्रल जोन कल्चर सेंटर नागपुर के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस इवेंट को मध्य दक्षिणी फेस्टिवल 2026 के साथ पैरेलल सेलिब्रेट किया गया है। इस कल्चर महाकुंभ में नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों से 130 आर्टिस्ट और साउथ सेंट्रल जोन अर्थात नागपुर के 5 राज्यों से 83 आर्टिस्ट भाग लेंगे। फेस्टिवल का मेन ऑब्जेक्टिव है कल्चर एक्सचेंज, नेशनल इंटीग्रेशन और एक भारत श्रेष्ठ भारत विजन को ग्राउंड लेवल पर प्रमोट करना। फ्रेंड, हमने NEZCC की बात की, तो फ्रेंड्स यह NEZCC यह दीमापुर में स्थित है। जोनल कल्चर सेंटर्स जो है ना फ्रेंड, जिसमें ये जोन आ रहे हैं NEZCC या फिर साउथ सेंट्रल जोन, यह 1985 में स्थापित हुए थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत 2015 में लॉन्च हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रसाद योजना कब लॉन्च की गई थी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 2012-13 में, 2013-14 में, 2014-15 में या 2016-17 में। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, 2014-15 में। प्रसाद स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, जिसे 2014-15 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। यह एक 100% सेंट्री फंडेड स्कीम है, जिसका एम भारत के प्रमुख पिलग्रिमेज और रिलीजियस डेस्टिनेशन को होलिस्टिकली डेवलपमेंट करना। इस स्कीम के तहत सैनिटेशन, इल्यूमिनेशन मतलब उजाला, ये सब लाइट वाइट लाइटिंग देखना, पार्किंग फैसिलिटीज, अकोमोडेशन मतलब रहने की व्यवस्था और लास्ट माइल कनेक्टिविटी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाता है। प्रसाद स्कीम CSR अर्थात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल PPP मॉडल के थ्रू भी एनकरेज किया जा रहा है। स्कीम का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है रिलीजियस टूरिज्म के जरिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना और कल्चरल स्पिरिचुअल हेरिटेज को प्रिजर्व करना। हाल ही में आंध्र प्रदेश के टेम्पल टाउन्स में इस स्कीम का एक्सपेंशन किया गया का प्रपोजल भी दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की पहली नमो भारत क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली RRTS अर्थात रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, श्री नरेंद्र मोदी, श्री योगी आदित्यनाथ, श्री नारा लोकेश या श्री मनोहर लाल खट्टर। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में भारत के पहले नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS का इनॉग्रेशन किया है। इस मौके पर 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर देश को समर्पित किया गया है, जो NCR अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन की इंटरसिटी कनेक्टिविटी को एक नया रूप देता है। RRTS का मैक्सिमम जो स्पीड है वह 180 किलोमीटर प्रति आवर है, पर इस पे जो ट्रेन है उसको 120 से ज्यादा नहीं चलाया जाएगा, उस वहां तक ही जो स्पीड है उसको रखी जाएगी। इस इंटीग्रेटेड मॉडल से मेरठ और दिल्ली के बीच की जो ट्रेवल टाइम है वो ड्रामेटिकली कम होगा। इस कॉरिडोर और एसोसिएट डेवलपमेंट इनिशिएटिव पर लगभग 12,930 करोड़ का खर्चा आया है।
भारत आज 25 से ज़्यादा शहरों में मेट्रो सिस्टम ऑपरेट कर रहा है और नेटवर्क लेंथ के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना चुका है। इस प्रोजेक्ट के साथ सराय काले खां को एक मेजर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में भी विकसित किया जाएगा, जहां मेट्रो, आरआरटीएस, रेलवे और बस सर्विसेज एक साथ इंटीग्रेट होंगी। फ्रेंड्स, आरआरटीएस को एनसीआरटीसी अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इंप्लीमेंट करता है। आरआरटीएस का कॉन्सेप्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेवल के लिए है। सराय काले खां दिल्ली का ओल्डेस्ट ट्रांजिट जोन है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड एक्ट 1985 के तहत होती है और इंडिया की पहली मेट्रो कोलकाता में चलाई गई थी 1984 में। ये जितने भी फ्रेंड्स मैंने पॉइंट आपको बताए हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हल्का सा भी लगता है तो आप रिवाइंड करके एक बार और सुन सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस अधिकरण ने स्वाव की स्थिति नाला से नदी में पुनर्स्फीत करने का आदेश दिया है? मतलब स्वाब नदी जो है उसको नाला नाला माना जा रहा था, उसको रिवर में कन्वर्ट करने का किस अधिकरण ने निर्देश दिया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीडब्ल्यूसी या एनजीटी। एनजीटी मतलब नेशनल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए स्वाब नदी का दर्जा नाला से वापस रिवर करने का आदेश किया है। यह जो ऑर्डर है फ्रेंड्स, यह एनजीटी एक्ट 2010 के तहत पास किया गया है, जिसमें श्री जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी ने की अगुवाई वाली बेंच ने यह स्थापित किया है कि स्वाब एक प्राकृतिक नदी है। स्वाब नदी उत्तर प्रदेश में स्थित है और लगभग 120 किलोमीटर बहकर राप्ती नदी में मिलती है। 1906 के गैजेटेड रिकॉर्ड्स के हिसाब से स्वाब को राप्ती की एक महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी बताया गया था, लेकिन बाद में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में इसे गलती से नाला दर्जा कर दिया गया। ट्रिब्यूनल ने 6 महीने के अंदर एक्टिव फ्लड प्लेन की डिमार्केशन करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही पीसीबी अर्थात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नदी के पानी की क्वालिटी मॉनिटर करने की जिम्मेदारी भी दी है। यह फैसला फ्रेंड्स रिवर गंगा रेजुनेशन ऑर्डर 2016 के प्रिंसिपल से भी लिंक्ड है। हमने यहाँ पे एनजीटी की बात की, तो यह कब एस्टेब्लिश हुआ था? यह एस्टेब्लिश हुआ था 2010 में। और राप्ती रिवर जो है फ्रेंड्स, वह गंगा बेसिन का एक हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑपरेशन डिमोलिशन के तहत किन राज्यों में नक्सल स्मारकों को ध्वस्त किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, बिहार और तेलंगाना या केरल और तमिलनाडु। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में ऑपरेशन डेमोलिशन के तहत नक्सल मेमोरियल्स को तोड़ने की कोऑर्डिनेटेड मुहिम चलाई गई है। इस ऑपरेशन के दौरान दोनों राज्यों में मिलकर 203 से ज्यादा मेमोरियल्स डिसमेंटल किए गए। छत्तीसगढ़ ने 2026 में ही 130 डेमोलिशन रिकॉर्ड किए हैं, जबकि महाराष्ट्र ने 45 स्ट्रक्चर हटाए हैं। फ्रेंड्स, नक्सलवादी मूवमेंट जो था वो 1967 में वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ था और रेड कॉरिडोर जो बनता था नक्सलवादियों का, वह छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और बिहार कवर करता था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में सबसे पहले किस राज्य ने जोरिये बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल या गुजरात। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, केरल। केरल ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए टाइडल फ्लडिंग को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 2D के तहत स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डिक्लेयर किया है, जो भारत में अपने आप में पहला फैसला है। इसे आप याद कर लीजिएगा। मैंने कहा था ना, कोई भी चीज जो पहली होती है वह इंपॉर्टेंट हो जाती है बाय डिफॉल्ट। इस डिक्लेरेशन से राज्य को स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड SDRF के फाइनेंशियल मदद मिल पाएगी। टाइडल फ्लडिंग दिन भर में 2 बार होती है और फुल मून और न्यू मून फेजेस के दौरान और ज्यादा सीवियर हो जाती है। अरेबियन सी के राइजिंग लेवल्स के कारण केरला के 9 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट प्रभावित हो रहे हैं। कुतुनाड जैसे
क्षेत्र सी लेवल से नीचे स्थित हैं, जबकि कोच्चि सिर्फ थोड़ा सा ऊपर है। लगभग 10% से ज्यादा राज्य की पॉपुलेशन इस स्टेट के दायरे में आ जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सी झील कांगो बेसिन में पीटलैंड से 3000 साल पुराना कार्बन छोड़ रही है, इसकी पहचान की गई है। आपके ऑप्शन है फ्रेंड, विक्टोरिया एल्बर्ट, टांगा किंचू, तुर्काना चाड या माय नोमडे तुम्बा। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, माय नोमडे तुम्बा। फ्रेंड्स, फरवरी 2026 में नेचर जियोसाइंस जर्नल में पब्लिश एक स्टडी के अनुसार माय नोमडे तुम्बा रीजन की पीटलैंड से 3000 साल पुराना कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है। क्यों? अवैध जो फॉरेस्ट कटिंग होती है उसके कारण। यह रिसर्च ईटीएच ड्यूरिच के साइंटिस्ट ने कंडक्ट की है। इस स्टडी के अनुसार 40% तक का इमिशन एशियन पीट कार्बन से आ रही है, जो कुवेट सेंट्रल कांगो बेसिन में स्थित है। यह पीटलैंड लगभग 30 बिलियन टन कार्बन स्टोर करती है, जो ग्लोबल फॉसिल फ्यूल एमिशन के 3 साल के बराबर है। हैरानी की बात यह है कि पीटलैंड अर्थ के सिर्फ 0.3% लैंड सरफेस कवर करती है। यह एक रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब कल का सवाल देख लेते हैं जो हमने आपसे पूछा था। कल हमने आपसे पूछा था, नमस्ते योजना का पूरा नाम क्या है? स्वच्छता मिशन, मैकेनाइज्ड इकोसिस्टम, सीवर रिफॉर्म या नेशनल एक्शन मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, चौथा नंबर, नेशनल एक्शन मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नमस्ते के तहत 26 फरवरी 2026 को पीलीभीत उत्तर प्रदेश के गांधी प्रयागशील नक्शा में एक अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इस प्रोग्राम का फोकस सीवर और सेफ्टी टैंक वर्कर्स पर था, जिनका काम हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा अनसेफ रहता है। नमस्ते एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो 2023-24 में लॉन्च हुई थी और इसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिलकर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। स्कीम के तहत वर्कर्स को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट पीपीई किट दी जा रही है और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मतलब एबी पीएमजेएवाई कार्ड्स भी के कार्ड के जरिए हेल्थ इंश्योरेंस का कवर भी मिल रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब कल के लिए अपना प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, एक खोर मशहूर 4 मिसाइल की रेंज कितनी है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर। फ्रेंड्स, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको सेशन फ्रूटफुल और इंफॉर्मेटिव लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा तथा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आखिरी में, गिरना बुरा नहीं है फ्रेंड्स, गिरकर न संभलना बुरा है। तो कोशिश जारी रखिए और करते रहिए, क्योंकि जीतेंगे हम सभी। जय हिंद, जय भारत।